हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 13 का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। यह यह क्वेश्चन खुर्दा डिवीजन का यह प्रश्न पत्र है जो एलडीसी जेई 25% कोटा के अंतर्गत हुआ था। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको 53 से पहले बना दिया गया है, अर्थात 53 तक करा दिया गया था। मैं 53 से चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही आप लोग से उम्मीद करते हैं। चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या लिखा हुआ है कि एएलएचबी कोच की D2 शेड्यूल निम्नलिखित के बाद किया जाता है। मतलब कि D2 शेड्यूल जो है कितना दिन के बाद किया जाता है। तो D2 शेड्यूल जो होता है एएलएचबी कोच में होता है, ठीक है। आईसीएफ में शेड्यूल ए बी सी इस टाइप से होते हैं और एएलएचबी में D1 D2 D3 होता है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पर D1 लिख देते हैं, यहाँ पर D2 और D3, ठीक है। तो D1 जो है ये जो है एवरी ट्रिप होता है, आफ्टर एवरी ट्रिप। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ये हो जाता है एवरी ट्रिप, माने प्रत्येक ट्रिप में जो है D1 शेड्यूल किया जाता है, ठीक है। और D2 शेड्यूल जो है यह जो है 30 दिन में किया जाता है, 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, ठीक है, प्लस माइनस 3 होता है। और D3 जो है 6 महीना पर होता है, 6 माह प्लस माइनस यहाँ पर 15 हो जाता है, 15 दिन। कहने का तात्पर्य है कि यह तो 30 और 6 मतलब कि 1 महीना और 6 महीना तो याद रहता है, लेकिन प्लस माइनस वाला कंफ्यूज करता है, ठीक है। इसलिए इस सबको प्लस माइनस वाला आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये जो होता आपको एएलएचबी के लिए, ठीक था। अब इधर मैं लिख देता हूँ आईसीएफ के लिए। आईसीएफ में 1 नंबर में क्या होता है, ट्रिप शेड्यूल, ठीक है ना। 1 नंबर में होता है ट्रिप शेड्यूल। तो ट्रिप शेड्यूल जो है आफ्टर एवरी ट्रिप होता है, आफ्टर एवरी ट्रिप, ठीक है, एवरी ट्रिप। और 2 नंबर में इधर होता है ए शेड्यूल। क्या होता है, ए शेड्यूल, ठीक है। तो ए शेड्यूल जो है आपको 30 दिन में होता है, 30 दिन प्लस माइनस 3 डेज, ठीक है। 30 दिन प्लस माइनस 3 डेज, ठीक है। जो 30 दिन वाला रहेगा उसमें प्लस माइनस 3 रहेगा। यह बात जो है ध्यान में रखने योग्य है कि जो 30 वाला है मतलब कि 1 महीना पर जो शेड्यूल होता है, चाहे आईसीएफ हो या एएलएचबी हो, उसमें जो है प्लस माइनस 3 होगा, ठीक है। और इसमें जो है 3 नंबर में होता है बी शेड्यूल, ठीक है। तो बी शेड्यूल जो है आपको 3 माह हो जाता है, ठीक है, 3 माह। तो इसमें प्लस माइनस जो है आपको 7 हो जाता है, ठीक है। और 4 नंबर में होता है सी शेड्यूल। तो ये सी शेड्यूल जो है आपको 6 मंथ पर हो जाता है, 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखना है कि जो 30 दिन वाला है उसमें प्लस माइनस 3 होता है, और 3 महीना वाला में प्लस माइनस 7 होगा, और जो 6 महीना वाला होता है उसमें प्लस माइनस 15 होता है। ये जो है ध्यान में रखने योग्य बात है। ये तो आपको याद रहेगा, मतलब कि D1 D2 D3, D1 में जो है एवरी ट्रिप, D2 में 30 दिन और D3 में 6 मंथ। इसमें जो है एएलएचबी में जो है 3 माह वाला शेड्यूल नहीं होता है, केवल D2 जो 1 महीना पर, उसके बाद में डायरेक्ट 6 महीना पर होता है। लेकिन आईसीएफ में जो है 30 दिन फिर 3 महीना अर्थात 90 दिन फिर उसके बाद में 6 मंथ होता है, ठीक है ना। तो आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अलग अलग मिलता है, एक साथ आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को रोक करके आप लोग मतलब कि कॉपी में नोट कर लेंगे। तो ये हो गया D1 D2 D3। और इसके बाद में आता है मतलब कि पीयूएच आईयूएच या एएलएचबी। आईसीएफ में जो है एएलएचबी में आता है SS1, यहाँ पर होता है SS1। तो SS1 जो है आपको यानी 1.1/2 ईयर या 6 लाख किलोमीटर, ठीक है। और SS2 जो होता है आपको इसके दोबरी कर दीजिए 3 ईयर या इसको दूना कर दीजिए 12 लाख किलोमीटर, ठीक है। और SS3 जो हो जाता है इसको दूना कर दीजिए 6 ईयर, इसको भी दूना कर दीजिए 24 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसे याद कीजिएगा SS1 की 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर या 3 साल या 12 लाख किलोमीटर, तो शायद इस तरह मिस्टेक कर सकता है। लेकिन इस तरह अगर आप लोग याद करते हैं कि 1.5 3 6 6 12 24, यानी किलोमीटर में अगर पूछता है तो 6 12 24, और ईयर में अगर पूछता है तो 1.5 3 6, तो आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीका से आप लोग याद करेंगे और इसको कॉपी में एक जगह नोट कर लेंगे, ठीक है। यानी D1 D2 D3 के बाद में या SS1 SS2 SS3 चालू हो जाता है, ठीक है। और इधर आईसीएफ में जो है पीयूएच आईयूएच होता है, ठीक है ना। तो आईसीएफ में जो है
आईसीएफ में आईओएच आयु जो है 9 माह पर होता है, ठीक है। और पीओएच पीओएच जो है 18 माह पर होता है, ठीक है ना, 18 माह पर होता है। लेकिन एलएचबी का जो है, एलएचबी का पीओएच जो है 36 महीना पर जाता है और आईयूएच जो है यह होता है 28 महीना पर, ठीक है। और यहाँ पर एक और कंफ्यूजन क्वेश्चन करता है कि क्वेश्चन कर देगा कि एलएचबी कोच का जो है पीओएच जो है कितना दिन पर होता है और 36 18 इस तरह ना लिख करके SS1 SS2 लिख देता है। तो आप देख रहे हैं कि SS2 जो है 3 ईयर लिखा हुआ है, तो 3 ईयर का मतलब यह होगा कि 12 तिहाई 36, अर्थात SS2 जो है पीओएच के समय मतलब कि किया जाता है। पीओएच का मतलब हो जाता है SS2, यानी पीओएच जो है 36 महीना पर किया जाता है। हमको जहां तक विश्वास है कि आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, शेयर एवं लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाइक तो शायद कर भी देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नहीं उसको शेयर करेंगे। चलिए, तो इसमें कह रहा था D2, तो D2 शेड्यूल तो हमने अभी समझाया। देखिए एवरी ट्रिप 6 मंथ 3 मंथ 1 मंथ, तो कौन सा हो जाएगा, 1 मंथ आपका हो जाएगा, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है कि डबल एक्टिंग साइडिंग में ART को चालू करने में लगा समय, ठीक है। तो कितना लगा समय, कितना समय लगता है, तो इसके लिए आपको 15 मिनट लगता है, ठीक है, 15 मिनट समय लगता है। लेकिन इसमें 15 मिनट जो है आपको ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या कीजिएगा, मान लेते हैं कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो वहां पर क्या कीजिएगा, आप वहां पर लिखिएगा नहीं ना कि भाई 15 मिनट होता है, तो वहां पर नियरेस्ट जो ऑप्शन होगा उसको हम मार देंगे, ठीक है। तो 15 मिनट का नियरेस्ट ऑप्शन जो आपको 20 है, इसलिए हम 20 मार देंगे वहां पर, ठीक है। लेकिन जो भाई को टेस्ट सीरीज दिए हैं उनको ऑप्शन मैंने 15 मिनट मैंने चेक कराया है, ठीक है। तो 15 मिनट ऐसे सही है, लेकिन इस तरह का अगर ऑप्शन आ जाए तो आप नियरेस्ट ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर में 55 में क्या कह रहा है कि SLI का पूर्ण रूप क्या होता है। SLI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है सेफ लोड इंडिकेटर, ठीक है, सेफ लोड इंडिकेटर। इसको जो है कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में क्या कर रहा है कि PH21 मतलब प्लान हेड 21 योजना का शीर्ष मतलब प्लान हेड 21 का तात्पर्य क्या है, तो इसका प्लान हेड 21 का तात्पर्य होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, ठीक है। पीएच वाला मैं एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा, उसमें बहुत सारा पीएच दिया हुआ है, और जो भाई पीडीएफ लिए हैं वो वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ जो है उसमें पढ़ेंगे तो पीएच जितना भी दिया हुआ है उसमें सारा दिया हुआ है, वो जा करके उसमें पढ़ लेंगे, वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ में जा करके देख लेंगे, ठीक है। उसमें जो जितना भी वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ में पीएच दिया हुआ है, प्लान है बहुत सारा दिया हुआ है, वर्कशॉप से ओपन लाइन वाला हर चीज दिया है, उसमें आज जा करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको पीएच जो है प्लान हेड इकाई जो है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आपको एलडीसी JEE WM की बेहतर तैयारी के लिए आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में आईसीएफ कोच में BMBS ब्रेक सिलेंडर में डैश स्लैंग समायोजक होता है, ठीक है। तो BMBS में जो है यहाँ पर आईसीएफ की बात कर रहा है, तो इसमें आईसीएफ में जो है सिंगल एक्टिंग होता है, ठीक है ना, क्या होता है, सिंगल एक्टिंग होता है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, ठीक है। जिस पर मैं BM लिख दूं समझ जाइए कि वो बार बार रिपीट होता है और ज्यादा करके क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे मेरे कर्मचारी भाई जो है रनिंग क्वेश्चन जो है नहीं लिखते हैं, और जबकि वही क्वेश्चन रनिंग ज्यादा पूछता है, बाद में वो जब नहीं लिखेंगे नहीं देखेंगे बाद में वही क्वेश्चन पूछ देगा, तो बाद में मतलब कि आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि BLC वैगन में स्वचालित ट्विस्ट लॉक को लॉक करने के लिए आवश्यक बल, मतलब कि जब लॉक करना होता है तो उस वक्त जो है उसका मतलब कि आवश्यक बल जो है कितना लगता है, तो आवश्यक बल जब लॉक करना होगा तो 600 kg होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर खोलने की अगर बात आ जाए, खोलने के लिए कितना हो चाहिए तो 1000 kg, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि लॉक करने के लिए कम भी बल लगेगा तो लॉक हो जाएगा, फट लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे छुड़ाते हैं खोलते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा बल लगेगा, अर्थात गाड़ी जब चले तो खुले नहीं, इसलिए खोलने के लिए बल जो है ज्यादा लगता है, अर्थात 1000 kg। लिखा है कि BLC वैगन में स्वचालित ट्विस्ट लॉक जो है खोलने के लिए आवश्यक बल कितना, तो 1000, ठीक है।
और यहाँ पर बीएलसी बैगन में एक और बता दें कि ट्विस्ट लॉक की संख्या जो है, ट्विस्ट लॉक की संख्या जो है 8 होता है, ठीक है। जो कंटेनर को मतलब कि ऊपर से जो रखा जाता है उस पर उसको लॉक करने के लिए ट्विस्ट लॉक का प्रयोग किया जाता है, जो 8 की संख्या में होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बीएलसी बैगन में ट्विस्ट लॉक की संख्या कितना होता है, तो 8 होता है, जो बैगन को दोनों तरफ से लॉक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा है कि नए नए मतलब न्यू वर्कशन एचएल बैगन में प्रयुक्त सीबीसी पार्ट किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो नया होता है तो उसमें जो है आपको एच टीई प्रकार के मतलब कि सीबीसी पार्ट का प्रयोग मतलब कि किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम जांच रेट के आरंभिक ब्रेक शक्ति, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रीमियम है, ठीक है, तो प्रीमियम के लिए आपको 95 हो जाता है, लेकिन अगर वही कोचिंग स्टॉक अगर रहता है तो प्रारंभिक ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो है उनको जो है 100% होता है, ठीक है, लेकिन प्रीमियम के लिए जो है 95% होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डब्ल्यूएसपी में 73 कोड जो है इंगित करता है, ठीक है। तो 73 कोड जो है आपको मैं डिटेल में मैं इसके बारे में मैं बता दूं, 72 73 सब मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, तो अब मैं आंसर आपको स्पष्ट दिखाई दे देगा, ठीक है। चलिए, एक होता है 72 कोड, ठीक है, 72, जिसमें क्या पूछा है 73, तो 72 कोड का मतलब ये हो जाता है कि आपका एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, मतलब कि एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, किसी एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, ठीक है। और 73 कोड का मतलब ये हो जाता है कि आपको कई एक्सल पर मतलब कि कई एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, ठीक है। और एक होता है 95 कोड, ठीक है। तो 95 कोड का जो है बहुत सारे मतलब इस तरह अगर आपका क्वेश्चन 95 कोड का अगर पूछ दे तो उसका आंसर जो है एंटी मारा जाता है। क्यों एंटी मारा जाता है, तो कोष्ट में आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। क्यों अर्थ नहीं होता है, इसका लिखिएगा कोई अर्थ नहीं होता है, फिर कोमा देकर के लिखिएगा इसका इस टाइप से मतलब कि फॉल्ट होता है कि यह ऑटोमेटिक जो है मतलब कि वह स्वतः ठीक हो जाता है, मतलब खराब होता है और स्वतः ठीक हो जाता है, उसको 95 कोड के अंतर्गत रखा गया है। वैसा खराबी जो खराब हो और ऑटोमेटिक ठीक हो जाए उसको 95 कोड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसका आंसर एंटी मारा जाता है। अगर आंसर में दिया हुआ है कि इसका कोई अर्थ नहीं है तो वो मार दिया जाएगा, और नहीं तो अगर ऑप्शन में दिया जाए कि वैसे खराबी जो स्वतः ठीक हो जाता है तो वो जो है 95 कोड का। और एक आ जाता है 99 कोड, ठीक है। तो 99 कोड का मतलब ये हो जाता है कि मेरा सिस्टम जो है अर्थात सिस्टम जो है मतलब कि पूरी तरह से मतलब कि काम कर रहा है, लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिखा हूं। अगर 99 कोड का मतलब ये हो जाता है कि सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का खराबी नहीं है, ठीक है। तो यह जो है एक जगह आपको कॉपी मतलब कि क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको वीडियो को रोक करके आप लोग कॉपी में लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह मतलब कि पूरा डिटेल में मैं वीडियो बार बार बनाता हूं और आप लोग को देखने में समझने में भी बहुत ही सावधानी होती है। चलिए, तो इसमें जैसे कि कौन सा क्वेश्चन था 62 नंबर, तो जैसे 62 नंबर में 73 केवल पूछा था, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछा था। उसी प्रकार जो मैं बताया हूँ एक जगह जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए उसको वीडियो को रोक करके एक जगह कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीसीएन बैगन के रूप सीट की मोटाई कितना होता है, ठीक है। तो रूप सीट की मोटाई जो है बीसीएन का जो है 1.6 मतलब कि 1.6 mm होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आईसीएफ और बीसीएनए ठीक है, तो दोनों का मतलब कि 1.6 जो है mm मतलब कि रूफ मतलब सीट का मोटाई होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एलएचबी का हम लिख दें तो एलएचबी का जो है 1.25 से 1.75 mm, यहाँ पर mm है, ठीक है ना, mm 1.25 से 1.75 mm तक होता है, ठीक है। इसको भी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीसीएन का केवल पूछा है, मैंने यहाँ पर एलएचबी और आईसीएफ का भी बता दिया, ठीक है। इसलिए इसको एक जगह कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है, वीडियो को रोक करके, ताकि आपको फिर कभी ढूंढने में परेशानी नहीं हो। वीडियो मतलब खोजिएगा, समय लग जाएगा, एग्जाम के समय में जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को देखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64।
क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर के प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, मैं इस पर बीएम लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह के प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का फ्रिक्शन जो है कितना होता है, फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण गुणांक, तो ये जो है आपको 0.25 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में क्या करेंगे, डिस्क ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर का व्यास। देखिए डिस्क ब्रेक सिस्टम का मतलब ये हो जाता है कि यह क्वेश्चन जो है एलएचबी का है, क्योंकि एलएचबी में डिस्क होता है, ठीक है ना, डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है, तो एलएचबी का यह पूछ रहा था। डिस्क ब्रेक सिस्टम का यह मतलब कि ब्रेक सिलेंडर का व्यास जो है 10 इंच होता है, कितना होता है, 10 इंच होता है एलएचबी के लिए, ठीक है। ये किसका दिया हुआ है, एलएचबी का, ठीक है। और वहीं अगर आईसीएफ का अगर पूछ देता तो ये हो जाता 8 इंच, कितना हो जाता 8 इंच, ठीक है। इसको एमएम में बदलिएगा तो आपको मतलब कि 203 या 202 दशमलव कुछ है, 203 इसको मारा जाता है, ठीक है। इसको भी एमएम में आप बदल सकते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रेसाइड फ्लाशिंग सिस्टम में वायु दाब प्रदान किया जाता है, तो ये जो है एयर के एक्जुलरी रिजर्वायर के द्वारा जो है किया जाता है, किसके द्वारा, एयर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से बंद एच टाइप सीबीसी के मामले में रोटरी कैसा मान लेते हैं कि आप लोग अगर माल बोगी में विशेष करके उसमें देखने को मिलता है कि जैसे मान लेते हैं कि यह गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर एक सीबीसी लगा रहता है, सीबीसी, और यहाँ पर एक हैंडल जो है बाहर की तरफ थोड़ा सा मतलब हल्का सा बाहर की तरफ आया रहता है, ठीक है, और वो जो है इधर नीचे की तरफ लटका रहता है, ठीक है। जब इसको हम लोग ऊपर उठाते हैं, जब इसको हम लोग ऊपर जब उठाएंगे तो जाकर के यह जो है सीबीसी मतलब कि अलग हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन कर रहा है कि पूरी तरह रिब एच टाइप सीबीसी के मामले में रोटरी रिब स्थिति होना चाहिए पूरी तरह बंद स्थिति में, ठीक है, बंद स्थिति में। तो बंद स्थिति में जो है वर्टिकल होगा, ठीक है, यानी नीचे की तरफ जो है रहेगा। जब इसको हम लोग ऊपर उठाते हैं या इस तरह कहीं भी ऊपर उठाइए तो सीबीसी का लॉक जो है खुल जाता है, ठीक है। तो कैसा होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है, वर्टिकल, यानी बी नंबर में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का डिटेल वीडियो जो है मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूं, ठीक है। आईसीए बोगी में 100 के रिजर्वर की क्षमता, देखिए आप कहिएगा कि एलएचबी में 100 एयर रिजर्वर होता है, मतलब 100 कर होता है डैम्पर, इसमें नहीं होता है, लेकिन होता है। एक बोगी में 2 डैम्पर होते हैं, 100 कर जिसको बोलिए, 100 के रिजर्वर बोलिए। जब मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि यह बोगी होता है और बोगी पर यह बोलिस्टर होता है, बोलिस्टर के बीच में जो है यहाँ पर 2 स्प्रिंग होते हैं, देखते हैं ना, बोलिस्टर के नीचे 2 स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है। तो वही स्प्रिंग के बीच में, स्प्रिंग के बीच में यहाँ पर, दोनों स्प्रिंग के बीच में, बोगी के स्प्रिंग के बीच में यहाँ पर 100 कर लगा रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो भाई अगर काम कर रहे होंगे आईसीएफ कारखाने में या ओपन लाइन में भी देखने को मिलेगा, जब गाड़ी खड़ी हो तो मतलब कि जो सेकेंडरी स्प्रिंग जो होता है, बीच वाला जिसको सेकेंडरी स्प्रिंग कहते हैं, वो दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो एक सॉकर का प्रयोग किया हुआ रहता है, दोनों साइड में एक एक, तो कोच में जो है 4 हो जाता है और बोगी में 2 हो जाता है। इसी सॉकर का जो है क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ा मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर आईसीए बोगी में 100 के रिजर्वर की क्षमता मतलब कितना होता है, ठीक है, यह क्वेश्चन इसमें कर रहा है। तो इसका मतलब क्षमता जो है 600 केजी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीए बोगी के साइड बिरियर में बियरिंग पीस की कंडेमिंग साइज पूछ रहा है। ये जो है मतलब कि बीएम प्लस हम इसको वीवीआई भी लिख देंगे, ठीक है, बोर्ड मॉडल प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार रिपीट होता है। इसको आप लोग 100% लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो ये जो होता है 42 mm हो जाता है। कौन सा क्या पूछ रहा है, बियर का कंडमिंग साइज पूछ रहा है, ठीक है ना, कंडमिंग साइज। और न्यू साइज जो है 45 mm होता है, ठीक है, 45 mm होता है, ठीक है। और सॉप जो है इशू जो है आपको 43 पॉइंट कुछ होता है, यानी 5 लिख सकते हैं, 43 पॉइंट कुछ होता है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। लेकिन यह क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता, केवल कंडोमिंग साइज जो है ज्यादा करके पूछता है, ठीक है। तो 100 इशू 43 पॉइंट कुछ 5 लिख लीजिए, और न्यू साइज जो है 45 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। टूटे हुए सेकेंडरी काइल स्प्रिंग के साथ आईसीएफ कोच चलाने के लिए अनुमेय गति, ठीक है, टूटे हुए सेकेंडरी काइल स्प्रिंग, ठीक है। अगर सेकेंडरी स्प्रिंग अगर टूट जाता है, मैंने इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट जो मैंने बनाया है तो उसमें का 1 नंबर क्वेश्चन यही दिया हुआ है, उसमें मैं पूरा डिटेल रूप से मैंने बताया है, उसमें भी जाकर के आप लोग देख लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इशारा आप लोग को कर दे रहे हैं, ठीक है, कि एलएचबी और आईसीएफ दोनों के लिए, ठीक है। तो
यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले एलएचबी का, ठीक है। तो एलएचबी के लिए सेकेंडरी आउटर स्प्रिंग, देखिए सेकेंडरी आउटर स्प्रिंग जो है, सेकेंडरी आउटर स्प्रिंग का समझ रहे हैं ना, जो बोगी के मध्य में होता है वो सेकेंडरी हो गया, जो चारों कोण पर होता है वो प्राइमरी हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सेकेंडरी में भी आउटर और इनर होता है एलएचबी में, ठीक है। आउटर और इनर, सेकेंडरी और प्राइमरी में दोनों में आउटर और इनर होता है, ठीक है। लेकिन आईसीएफ में सेकेंडरी स्प्रिंग में इनर नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का हमको तात्पर्य, पहले मैं एलएचबी के बारे में बता दूं कि अगर सेकेंडरी एलएचबी का सेकेंडरी आउटर आउटर अगर स्प्रिंग अगर टूट जाए तो उसको कितना किलोमीटर से हम लोग चला सकते हैं, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चला सकते हैं या चलाने की अनुमति है। अगर एयर स्प्रिंग अगर फट जाए, अगर टायर उसका फट जाए या खराब हो जाए या मतलब कि कट जाए किसी तरह, मतलब वो लीकेज हो जाए एयर स्प्रिंग, तो उसको उस स्थिति में हमको 60 किलोमीटर चलाने का अनुमति है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम गंतव्य स्टेशन मतलब अगले स्टेशन पर जाएंगे और वहां पर उसको हम चेंजिंग कर लेंगे या जो भी उसका मतलब की समस्या हो दूर करेंगे। अगर ठीक होने वाला नहीं हो तो बोगी को हम आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट का मतलब यह होता है कि उसको हम अलग कर देंगे। तो ये हो गया आपको एलएचबी के लिए, और कॉपी में अपना जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह का मतलब डिटेल में आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं आईसीएफ का, ठीक है। तो आईसीएफ में क्या होता है कि प्राइमरी जो है बोगी के चारों कोनों पर होते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी स्प्रिंग। तो प्राइमरी स्प्रिंग अगर मतलब कि एक्सल बक्स स्प्रिंग भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर अगर प्राइमरी स्प्रिंग अगर टूट जाता है आईसीएफ में, तो उसको जो है आप लोग 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हम चला सकते हैं, इतना चलाने की अनुमति है। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो है, कितना नंबर क्वेश्चन था, आपको 70 नंबर क्वेश्चन था कि टूटे हुए सेकेंडरी टाइल स्प्रिंग मतलब आईसीएफ के लिए जो मैं बताने वाला हूं, जो बोगी के जो मध्य में जो होते हैं स्प्रिंग दोनों तरफ लगा रहता है, इसका अगर सेकेंडरी स्प्रिंग अगर टूट गया तो उसको चलाने की अनुमति नहीं है, वो नहीं चला सकते हैं। अगर आईसीएफ का सेकेंडरी स्प्रिंग अगर टूट गया तो उसको चलाने की अनुमति नहीं है, ठीक है, अर्थात उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है, चलाने की अनुमति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि आरपीसी 4 के अनुसार आरंभिक आईसीएफ ट्रेन की बीपीसी की वैधता, ठीक है। तो आरंभिक स्टेशन पर आरपीसी के मतलब की अनुसार, मतलब आरंभिक मतलब आरंभ, जब यहाँ जहाँ से आप गाड़ी आरंभ कर रहे हैं, आपको ब्रेक पावर मतलब बीपीसी का मतलब होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, बीपीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। तो अगर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वहां पर जारी किया जाता है तो कह रहा है कि कितना मतलब कि किलोमीटर तक मतलब कि आपको वैध रहेगा। तो यह जो है 3500 किलोमीटर तक वो बीपीसी की वैधता होगी, या 96 घंटा, ठीक है, 96 घंटा लिख लीजिएगा, 96 घंटा या 3500 किलोमीटर जो पहले हो, ठीक है, जो पहले आ जाए, पहले 96 घंटा आ जाए या 3500 किलोमीटर आ जाए, जो पहले आएगा वो मतलब कि बीपीसी की वैधता वहीं पर समाप्त हो जाएगी, यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैधता जो है वहीं समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब 100% कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है कि स्वचालित अग्निशामक प्रणाली में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्वचालित है, ठीक है, ऑटोमेटिक फायर, ठीक है, स्वचालित अगर रहता है तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, CO2 का उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक इस पर और सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है आजकल अभी, तो अभी कभी ये भी क्वेश्चन कर देता है कि एसी में मतलब कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। तो एसी हो या नॉन एसी, सभी के लिए आजकल कारखाने में भी हर जगह जो है डीसीपी मतलब डीसीपी टाइप जो है डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जा रहा है, यानी ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर वाला मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर का सबसे अधिक जो है प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्वचालित है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, आईसीएफ कोच में अलार्म चैन के लिए खींचने वाला बल अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि जब हम लोग एसीपी करते हैं या गाड़ी में आप लोग देखते हैं, जब सफर करते हैं तो कोई अलार्म चैन कर देता है, मतलब कि चैन पुलिंग कर देता है, यानी खींच देता है ऊपर जो चैन जो लटका हुआ रहता है, आप देखते हैं यहाँ पर सिकट जो लगी रहती है। तो कहने का मतलब कह रहा है कि पुलिंग फोर्स मतलब कितना मतलब बल लगाइएगा नीचे की तरफ खींचिएगा तो गाड़ी रुक जाएगी, अर्थात ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अधिकतम
अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, अधिकतम। तो ये जो होता है 7 से 10 केजी होता है, ठीक ना। तो 7 केजी लाइएगा तभी आपको ब्रेक जो है लगाएगा, लेकिन 10 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, 7 से 10 केजी, ठीक है, 7 से 10 केजी इसका होता है। और अधिकतम अगर पूछता है तो आपको 10 केजी हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह अगर पूछता है तो कितना होता है, मतलब आईसीएफ कोच के लिए अलार्म चैन के लिए खींचने वाला बल तो 7 से 10 केजी होता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज में जब कोई वजन नहीं किया जा रहा हो तो ट्रेन की अधिकतम गति, मतलब कि जब ट्रेन का मतलब वजन नहीं किया जा रहा हो वेट ब्रिज पर, तब मतलब ट्रेन का गति कितना होना चाहिए। तो जब मतलब कि जब वेट नहीं किया जा रहा है तो 30 किलोमीटर के हिसाब से आप लोग चला सकते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलाने की अनुमति है जब वेट ब्रिज से गुजर रहा है ट्रेन। तो अगर उसको वेट नहीं करना है, वजन नहीं करना है तो, ठीक है, अगर वजन करना है तो 15 हो जाएगा। अभी इसका आंसर ये होगा, अगर वजन करना है, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन मिला था, इसी भी मतलब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट जो मैंने बनाया है उसमें मिला है कि अगर वजन मतलब करते वक्त वेट ब्रिज से कितना स्पीड में गाड़ी को गुजरना चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से गाड़ी को गुजरना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वैगन वालों के लिए, ओपन लाइन में जो भाई मेरे काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 पर कोचिंग डिपो में ACWS का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है ऑटोमेटिक कोच वाशिंग। अब देखिए एस का मतलब सिस्टम, तो कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर लिखा है सी नंबर में, देखिए कि ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिस्टम रहता तो सिस्टम मतलब कि हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और भी कहीं देखिए तो वाशिंग जो है कोच नहीं लिखा है, मतलब कि ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो यह जो है सही ऑप्शन है, ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर में क्या लिखा है कि एलएचबी कोच में वायु सस्पेंशन कितने डुप्लेक्स बल्ब मौजूद होते हैं। देखिए यहाँ पर कोच का जिक्र है, ध्यान देखिए, कभी भी क्वेश्चन जो है जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोच की जगह पर बोगी समझ में आ जाएगा, बोगी की जगह पर कोच समझ लीजिएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, कभी भी जल्दी में भी पढ़े और ध्यान से भी पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर कोच की बात हुआ है तो कोच के लिए आपको 2 हो जाएगा, लेकिन बोगी की अगर बात करता कि एक बोगी में कितना मतलब डुप्लेक्स चेक बल्ब का मतलब प्रयोग होता है तो 1 हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कोच की बात किया गया है तो कोच के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर में हम चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्पर्म को शुरू करने के लिए कितने हूटर बजाए जाते हैं, कह रहा है कितना हूटर बजाते हैं, तो उसके लिए जो है 77 के बी हो जाएगा, अर्थात 5 हूटर हम लोग बजाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है बैगन नंबर इतना में बैगन नंबर का 11वां अंक है। देखिए इसमें जो है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है। इसमें जो है आपको 10 ही नंबर दिया हुआ, लेकिन आपके क्वेश्चन में 11वां अंक पूछ दिया है, ठीक है। 11वां अंक तो इसमें है नहीं, अर्थात यह अंतिम अंक पूछ रहा है, ठीक है ना, अंतिम अंक पूछ रहा है, ठीक है। तो अंतिम अंक इसमें 8 है, इसलिए इसका आंसर 8 होना चाहिए, ठीक है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अंतिम अंक इसका मतलब कि 8 है, यह आंसर इसका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में पर कैस्नव ट्रॉली में पेयरिंग स्प्रिंग की ऊंचाई होना चाहिए। देखिए कैस्नव अगर ट्रॉली है तो उसमें पेयरिंग में मतलब ऊंचाई में कितना मतलब स्प्रिंग कितना ऊंचाई में मतलब कि अंतर जो है हो तो चलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको 3 mm के मतलब की ऊंचाई जो है मतलब फर्क होगा, अंतर होगा तो चलेगा हाइट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एलएचबी कोच में सेकेंडरी स्प्रिंग पेयरिंग निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है, ठीक है। किस आधार पर किया जाता है, तो ये जो है संरेखन के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। संरेखन के आधार पर हम लोग उसको करते हैं। देखिए कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 80, तो ये लिखा है एलिमेंटन डिवाइस, यानी ए हो जाए संरेखन के आधार पर हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81। चलिए 81 नंबर में थोड़ा कलम ले लें। कह रहा है कि एलएचबी सेकेंडरी स्प्रिंग पर एल्युमिनियम बैट दर्शाता है। जो भाई अगर काम कर रहे होंगे क्या बोलते हैं कारखाने में
और जो बोगी में जो अगर काम कर रहे होंगे, तो जो जब सेकेंडरी स्प्रिंग जब उस पर से रखाता है तो पहले देखा जाता है कि जो एल्युमिनियम वाला जो स्टिकर जो लगा रहता है वो किधर है, ठीक है ना। उसको पहले देखते हैं कि किधर स्टिकर है, क्योंकि जो जैसे कि आपको मैं समझा दूं कि यहाँ पर आउट जो सेकेंडरी स्प्रिंग जो होता है, मतलब कि ये हो जाता है, मतलब कि इनर स्प्रिंग और एक बड़ा वाला होता है, ठीक है, ये आउटर स्प्रिंग होता है, ठीक है ना। तो इसमें जब हम लोग स्प्रिंग को जब बोगी पर जब रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्टिकर किधर लगा हुआ है, तो इनर वाला जब स्प्रिंग जो होता है उसका स्टिकर अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, लिख लीजिएगा। जो इनर वाला स्प्रिंग होता है उसका स्टिकर अंदर की तरफ होना चाहिए, और जो बाहर वाला आउटर स्प्रिंग जो रखते हैं उसका स्टिकर जो है बाहर की तरफ होना चाहिए, जिधर से आप खड़े रहते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ होना होता है, तब उसको मतलब कि आउटर स्प्रिंग को ऊपर से डाला जाता है उसमें, ठीक है। तो स्टिकर जो है मतलब यही क्वेश्चन कर रहा है कि एलएचबी कोच में सेकेंडरी स्प्रिंग में एल्युमिनियम बैंड जो क्या दर्शाता है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम बैंड जो है आपको मतलब कि संरेखन का विचलन की दिशा को दर्शाता है, ठीक है, जो आपको आंसर में दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ एलिंगमेंटन डिवाइस, ठीक है, जो ए नंबर में दिया हुआ है, अर्थात संरेखन विचलन की दिशा को वो दर्शाता है, ठीक है, एलिंगमेंटन एलिंगमेंटन डिवाइस डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, दुरंतो कोच लगेज ब्रेक बैन के लिए परिवहन कोड क्या होता है। दुरंतो में जो लगेज कम ब्रेक बैन जो होता है उसके लिए परिवहन कोड पूछ रहा है, तो उसके लिए परिवहन कोड होता है SLR यानी SLR, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि लॉग A2 का मान, A2 का मान याद कर लीजिएगा 1/3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ के क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग कंपटीशन जब तैयारी कर रहे होंगे उसी वक्त आप लोगों को मालूम होगा कि प्रथम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो जैसे प्रथम का मतलब हो गया 1 से गिरिए, 1 2 3 4 5 डैश डैश करके मतलब कि 50 तक, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका है कि पहले इसका हम औसत निकालेंगे। इस टाइप से अगर क्वेश्चन करते कि प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत जो है पहले क्या होता है कि पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बाटा 2 होता है, ठीक है। तो प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 50 बाटा 2 यानी कितना हो जाएगा 51 बाटा 2, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 25.5। 25.5 इसका क्या निकल गया, औसत निकल गया, मतलब कि एवरेज निकल गया, ठीक है। एवरेज जो है इतना निकल गया। अब इसको निकालना है हमको, योग निकालना है, ठीक है। तो योग क्या होता है, औसत गुण मतलब कि संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कितना है, यानी नंबर कितना है 50 तो है, तो संख्याओं की संख्या यहाँ पर हम नंबर केवल लिख देते हैं, ठीक है। तो एवरेज गुने संख्याओं की संख्या मतलब कि 2.5 नहीं 25.5 गुने 50, ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपको 1275 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। पहले इसको लिख लीजिए 1 से लेकर 5 तक और इसका औसत निकाल लीजिए। पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2 भागा कीजिएगा 25.5 आएगा, और उसके बाद में उसको मतलब कि योग निकालने के लिए औसत गुने संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं की संख्या जो है 50 है, तो 50 से जब गुना करेंगे हम 25 में 25.5 में तो 1275 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग ब्रेक सिलेंडर के दाब को प्रभावित करता है, ठीक है। कौन सा ब्रेक सिलेंडर के दाब को प्रभावित करता है, ठीक है। तो 85 नंबर क्वेश्चन में आंसर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, LHD लोड सेंसिंग डिवाइस एवं APM, ठीक है, LHD और APM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि APD का अर्थ क्या हो जाता है, APD का अर्थ क्या हो जाता है। तो ये क्या लिखा है, एंटी प्रोटेक्शन डिवाइस, एंटी प्रोटेक्शन डिवाइस, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कर रहा है कि HOER के अनुसार एक्सक्लूडेड मतलब इंक्लूडेड जो है रेल सेवा को वर्गीकृत करने के लिए डैश सक्षम पदाधिकारी है, ठीक है। तो रेलवे का तो रेलवे ही होगा ना, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो जाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल छुट्टी डैश महीनों की अवधि के लिए ली जाती है, ठीक है। अस्पताल छुट्टी जो है अधिकतम मतलब कितने दिन के लिए ली जा सकती है, तो अस्पताल छुट्टी मतलब हॉस्पिटल लीव जो है आप अधिकतम जो है 28 महीनों के लिए लिया जा सकता है, ठीक है। अधिकतम 28 महीने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि स्तर मतलब कि लेवल 6 में अराजपत्रित कर्मचारियों के कि एपीआर डैश द्वारा अंतिम रूप जो है दिया जाता है। किसके द्वारा अंतिम रूप जो है दिया जाता है? तो साइनिंग जो है सीनियर स्केल मतलब कि सीनियर स्केल के जो अधिकारी होंगे उन्हीं के द्वारा जो है उनका जो है एपीआर जो है मतलब कि अंतिम रूप दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BOBRBN बैगन में वायु दाब के तहत सेकेंडरी लॉग का गैप, ठीक है, मतलब कितना, मतलब कि गैप जो है उसका होता है, तो याद रखिएगा 6 से 10 mm, यहाँ पर mm है, ठीक है, 6 से 10 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है कि डैशपॉट गाइड में किस तरह के मतलब तेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सर्वोलेन 68 जो है तेल डाला जाता है, सर्वोलाइन 68 डैशपॉट में, ठीक है। तो सर्वोलेन यहाँ पर दिया हुआ है, सर्वोलाइन 68 का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब डैशपॉट जो है आप लोग को जान रहे हैं कि जो बोगी जो होता है तो चारों कोनों पर जो है डैशपॉट होता है, जो मतलब कि प्राइमरी स्प्रिंग उसमें फंसा हुआ रहता है, आप देखबे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डैशपॉट उसमें तेल डाला रहता है, ठीक है। तो इसमें तेल जो है 1.6 लीटर, याद लिख लीजिएगा 1.6 लीटर इसमें जो है तेल डाला रहता है, सर्वोलेन 68, ठीक है। और ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ जाता है कि डैशपॉट में तेल का स्तर कितना mm हाइट तक मतलब ऊंचाई तक रहता है, तो वो जो होता है 40 mm होता है। कितना होता है? 40 mm होता है, ठीक है। और लीटर में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कितना लीटर होता है तो 1.6 लीटर होता है। और आपके सामने जो क्वेश्चन है कि डैशपॉट गाइड में किस प्रकार के तेल डाला जाता है, तो सर्वोलाइन 68 डाला जाता है। देखिए यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन जो है आपका क्लियर होता है। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा है कि BOBR बैगन में संचालन और रख रखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मैनुअल, मतलब कि कौन सा मैनुअल जो है मतलब होता है BOBRN में, ठीक है। तो ये जो होता है आपको क्या नंबर है? 92 नंबर क्वेश्चन। तो 92 नंबर में जो है जिस जो है 73 मतलब मैनुअल का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहा है कि ट्रैक गेज को रेल टॉप से डैश में नीचे मापते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ट्रैक गेज की बात किया गया है, ठीक है। तो ट्रैक गेज में जो है आपको 5 mm होता है। ट्रैक गेज को अगर मापते हैं तो रेल टॉप से जो है रेल टॉप से 5 mm जो है नीचे मापते हैं, ठीक है। रेल जिसे मान ले टॉप है तो इसे हम 5 mm नीचे जो है इसकी गेज को हम मापेंगे, ठीक है। और वहीं अगर व्हील गेज अगर पूछता है कि उसको मतलब व्हील फ्लेंस से कितना हम mm नीचे नापेंगे तो उसका 13 हो जाता है, ठीक है, 13 mm, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रैक गेज की बात किया गया है इसलिए 5 mm हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग डैश ड्राफ्ट गियर में किया जाता है, ठीक है। तो हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग MK50 में किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है? MK50 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कॉपी में 100% आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 95 में, ठीक है। तो 95 में क्या करें कि ICF बोगी का बी आयाम कितना? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ICF का बी आयाम जो है कितना होता है? नहीं, बी आयाम दर्शाता है, ठीक है। बी आयाम दर्शाता है मतलब क्या दर्शाता है? तो कह रहा है कि क्लियरेंस बिटवीन बोगी बोलिस्टर एंड बोगी फ्रेम, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ का क्लियरेंस दिखाता है? बोगी बोलिस्टर और बोगी फ्रेम के बीच का मतलब क्लियरेंस को दिखाता है, ठीक है। याद याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो है यह क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, जैसे अभी हमने पढ़ दिया था कि ICF बोगी में बी आयाम कितना होता है, ठीक है। तो ICF का बी आयाम मतलब बी डायमेंशन जो है 40 प्लस होता है, ठीक है, ICF में। अब ICF में बहुत तरह के कोच होते हैं, ठीक है। स्लीपर होता है, जनरल होता है, AC होता है, फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, 3 क्लास होता है। तो उसके लिए मतलब सभी के लिए बी डायमेंशन जो है याद रखिएगा आपको 40 प्लस माइनस 5 ही होता है। लेकिन ए डायमेंशन सभी के लिए अलग अलग हो जाते हैं। फर्स्ट क्लास के लिए अलग होते हैं, सेकंड क्लास के लिए अलग होता है, जनरल के लिए अलग होता है। इसलिए इसमें बहुत सारा है, इसलिए इसके लिए वीडियो में अगले वीडियो में मैं इसके लिए मैं स्पेशल डायमेंशन वाला मैं बता दूंगा, बनाऊंगा तत्काल। अभी इस क्वेश्चन के आधार पर आप याद रखिए कि बी डायमेंशन जो है सभी मतलब कि ICF के सभी मतलब कोचों में 40 प्लस माइनस 5 होता है, ठीक है। इस सब के लिए जो है ए डायमेंशन बहुत तरह का कोच है, सभी के लिए अलग अलग होता है, इसे बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं स्पेशल इसके लिए वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए 96 नंबर में क्या कह रहा है कि आईसीएफ ट्रॉली के बीएमबीएस ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक, ठीक है। तो बीएमबी क्या लिखा है, बीएमबीएस, ठीक है। तो इसका जो है 32 mm होता है। कितना होता है, 32 mm होता है आईसीएफ के लिए, ठीक है। कितना होता है, 32 mm होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच में क्या कह रहा है, स्मोक डिटेक्टर के लिए सप्लाई वोल्टेज कितना होता है। तो देखिए एलएचबी कोच हो चाहे आईसीएफ हो, ठीक है, उसमें जो है सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी ही होता है। 110 वोल्ट इसलिए रखा जाता है कि 110 वोल्ट की जो है केवल ट्रेन में ही प्रयोग किया जाता है। और उस कोई भी ट्रेन का मतलब कि पंखा हो, बल्ब हो, जो भी कुछ हो, आप लोग अपने यूज, घर के यूज में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि यह जो है 110 वोल्ट डीसी पर ही कार्य करता है, इसलिए उसमें 110 वोल्ट डीसी का प्रयोग किया जाता है। इसमें एलएचबी का जिक्र है। हम कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो एलएचबी हो या आईसीएफ हो, ठीक है, उसमें स्मोक डिटेक्टर के लिए सप्लाई वोल्टेज जो है 110 वोल्ट ही होता है। चाहे कोई भी बिजली बत्ती, बल्ब या पंखा, सबका जो है 110 वोल्ट डीसी से ही काम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहा है कि ओडीसी परिवहन किस वर्ग को केवल दिन के दौरान अनुमति है। देखिए सी क्लास के ओडीसी जो है, देखिए यह क्वेश्चन पार्ट 1 में भी आया था, इसी वीडियो मतलब कि को मतलब इसी संडे को जो टेस्ट सीरीज 13 लिया गया था, इसी का पार्ट 1 जो मैं वीडियो डाल चुका हूं, जाकर के आप मेरे वीडियो चैनल पर मतलब वीडियो में या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें जो है डाला गया है। तो उसमें जो है उसमें क्वेश्चन किया था क्या कि सी क्लास के मतलब ओडीसी सी क्लास का जो होता है कब चलाया जाता है, ठीक है। तो उसमें आंसर था दिन के प्रकाश में, यानी डे लाइट यानी दिन के प्रकाश में। और उसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर उलट कर दे दिया कि ओडीसी परिवहन किस वर्ग के को केवल दिन के दौरान, मतलब केवल दिन के दौरान चलाया जाता है, तो वो है सी क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहिया दोष जो है पॉइंट जो है बस्ट का कारण बन सकता है, ठीक है। मतलब कौन सा कारण जो है बन सकता है, तो इसका जो है सही आंसर जो है शार्प फ्लैंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शार्प फ्लैंज हो जाएगा, ठीक है। शार्प मतलब होता है नुकीला फ्लैंज जो है होने पर जो है आपको दिक्कत हो जाएगा। नीचे जो है लाइन पर जो है नोट बोल्ट के सहारे जो है, इसको क्या बोलते हैं, जो रेल लाइन ट्रैक जो टाइट किया हुआ रहता है, तो जब शार्प फ्लेम नुकीला हो जाएगा तब नट बोल्ट को जो है काट देगा, फिर इधर उधर जो है बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यह जो है आपका धोखा हो जाएगा, यह कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर में क्या कह रहा है कि रेलवे में निम्नलिखित में से कौन सा मेक एयर स्प्रिंग उपयोग नहीं किया जाता है। कौन सा मतलब स्प्रिंग जो है उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये हो जाता है डी, मतलब कि प्राइमर, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। यहां तक अगर वीडियो में बने हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर नए हो, बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह वीडियो में डिटेल रूप से मैं डालते रहता हूं अपने चैनल पर। चलिए अब राजभाषा का क्वेश्चन आ गया। राजभाषा में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 101 में कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा का दर्जा जो है दिया गया, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 343 के 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 में क्या कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी किस लिपि में होनी चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं, तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि देवनागरी लिपि में मतलब कि होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है, ठीक है। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाली पुरस्कार कितना है, तो आपको सही आंसर जो है बी हो जाएगा, अर्थात 1500 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 जो है हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है, प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ। प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ जो है 3 पाठ्यक्रम निर्धारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 105 में क्या कर रहा है कि राजभाषा नियम कब पारित किया गया। राजभाषा नियम कब पारित, अधिनियम नहीं है, ध्यान रखिएगा, नियम है यहाँ पर, ठीक है। नियम और अधिनियम में जो है आप लोग जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। नियम और अधिनियम अलग अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर नियम की बात कर रहा है, तो नियम जो है 1976 में पारित हुआ, लेकिन वहीं पर अगर अधिनियम रहता तो 10 मई 1963 को जो है
मतलब कि पारित हुआ है, अधिनियम अगर रहता तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नियम है, तो नियम जो है 1976 में हो जाएगा, अधिनियम अगर पूछेगा तो 10 मई 1963 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 में। 106 में क्या कह रहा है कि संविधान के अनुसार वैधानिक नियम, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है? द मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिसर, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिसर, इसका जो है होम मिनिस्टर जो है आप मतलब कि गृह मंत्रालय के द्वारा इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में राजभाषा निर्धारित है, ठीक है, तो ये जो है 8 में है, भाग 8 में दिया गया है, जो 22 भाषाओं का उसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कह रहा है कि संसदीय राजभाषा समिति में कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय का निरीक्षण कर, देखिए बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 100% आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसदीय राजभाषा समिति का जो है दूसरी जो है उप समिति रेल मंत्रालय कार्य का निरीक्षण करता है, कौन सा? दूसरी हो जाएगा, ठीक है, दूसरी उप समिति जो है आपको कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 में क्या कह रहा है कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? संसदीय राजभाषा समिति का गठन जो है कब किया गया? तो यह जो है 1976 में जो है किया गया। कब किया गया? 1976 में। बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो इसके लिए थैंक यू। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर आपको 110 में आपको क्या कह रहा है कि संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, मैं इसके बारे में आपको मैं डिटेल में मैं बता दूं, यहाँ पर लिख करके पूरा संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं, यानी यहाँ पर तो 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लोकसभा में से आपको जो है आपको 20 होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा से 10 होते हैं, टोटल मिला करके 30 सदस्य जो हो संसदीय राजभाषा समिति में, कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? 30 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाता है, 110 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का पीडीएफ या कोई भी वीडियो का पीडीएफ या एलडीसीजे एडब्ल्यूएम की बेहतर तैयारी के लिए आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा, जिसका नंबर है 96 93 14 26। इस पर आप कॉन्टेक्ट करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहले इस नंबर को सेव करेंगे और उस नंबर जो व्हाट्सएप पर जो फोटो लगा हुआ है पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद मैसेज करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा पीडीएफ, उसमें बहुत सारा टॉपिक लिखा हुआ है, कौन कौन सा पीडीएफ आपको चाहिए, कौन कौन सा पीडीएफ नहीं चाहिए, उस तरह करके आप लोग पहले पढ़ लेंगे ध्यान से, तब जाकर के मैसेज करेंगे। अगर उसमें से कोई एक ही टॉपिक चाहिए तो उसमें जितने भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को लिख कर भेजेंगे कि ये नंबर का हमको पीडीएफ चाहिए या कुल टोटल पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है। उसमें सारे लिखा हुआ है, आईसीएफ, एलएसबी, डेमो, मेमो, वैगन, इंसेंटिव, पास, पीटीयूल, जितने भी है सारे के सारे उसमें, आईटीआई से जितने भी संबंधित है, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, सारे के सारे उसमें लिखा हुआ है और सारे के सारे पीडीएफ यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप वीडियो में बने हैं तो इसके लिए थैंक यू। अगर अभी तक अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए। हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।